दोस्तों, ये कहानी सिर्फ रचना की ही नहीं, हम सबकी भी है, जो जमाने के साथ चलना तो सीख चुके हैं, लेकिन जिन्हें अब तक ये नहीं मालूम कि सही रास्ता किस ओर है। और इसी खोज में वो अपना वक्त और पैसा तो बर्बाद करते ही हैं, लेकिन जब उन्हें ये बात समझ आती है तब तक बहुत देर हो जाती है। वक्त के इस खेल में क्या रचना वक्त रहते सही रास्ता पकड़ पाती है? चलिए देखते हैं। ओ रचना, अरे ओ रचना, बेटा मुझे प्यास लगी है, कुछ खाने को दे दे बेटा। रचना, अरे ओ रचना। शारदा उसे कब से पुकार रही थी, लेकिन रचना तो जाकर पड़ोस की सहेलियों के साथ झूला झूल रही थी। अरे जरा जोर से झुलाना, मजा नहीं आ रहा। उसकी सहेलियां पिंकी और मीना एक तरफ खड़ी थी। नीलू ने कहा, अरे रचना, अब तो उतर जा और हमारा नंबर आने दे। एक घंटे से तेरा 2 मिनट नहीं आया। अरे थोड़ी देर और बस उतर रही हूँ। और पिंकी की मम्मियाँ भी वहाँ आ गई और उनको डांटने लगी, लेकिन रचना हंसते हुए झूला झूल रही थी। इनको तो इस लड़की ने बिगाड़ा है, खुद की तो माँ बीमार है और हमारी लड़कियों को बिगाड़ दिया। चल घर, दोबारा इसके साथ दिखी तो खाल उधेड़ दूंगी। ये साले व्यूज क्यों नहीं आते? इंस्टाग्राम पे खोल दूंगा क्या की? न कुछ देर बाद झूले से उतरकर घर पहुंची तो माँ की आवाज, बेटा भूख लगी है, तू कहाँ चली गई थी? चिल माँ, झूला झूलने ही तो गई थी। ये देखो रील भी बना दी। बेटा सुबह से कुछ नहीं खाया, कुछ बनाया नहीं तुमने, तो अब बनाओ, तो खिला दो कुछ। या आज के जमाने में सब फोन पे ही बन जाता है। रचना बेमन से खाना बनाने चली गई। उसने जाकर जल्दी से पराठे बना दिए जो कि जल गए, और उसने जले हुए पराठे ही माँ को लाकर खिला दिए। बेटा ठीक से बनाना सीख जा, तो फिर तेरी शादी कर दूं। मैं तो बीमार रहती हूँ, ससुराल में जाएगी तो माता पिता मिल जाएंगे। रचना एक चुलबुली लड़की थी जिसे वक्त के साथ खुद को अपडेट करना और मौज मस्ती के नाम पर मटर गश्ती करना खूब पसंद था, लेकिन अपनी केयर काम की एक कीमत सबको चुकानी पड़ी है। रचना कहीं न कहीं ये बात समझती थी। रचना का एक YouTube चैनल था जिसमें वो महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में बताती थी। रचना के पिता जो कि अब नहीं थे, वो काफी जमीन छोड़कर गए थे। घर के एक हिस्से में किराएदार रहते थे, तो खाने खर्च की तंगी भी नहीं होती थी। उसकी माँ शारदा के कहने पर किसी ने एक अच्छे परिवार का रिश्ता भेज दिया। इकलौता लड़का बेहद सुशील था और पढ़ा लिखा अच्छी नौकरी भी करता था। बस शारदा को क्या चाहिए था, उसने भी झट से रिश्ता तय कर दिया। रचना ये जानकर बहुत खुश थी कि उसके ससुराल वाले बहुत अमीर हैं। अब वो अपनी सहेलियों के बीच ससुराल के बारे में बताने लगी थी, जिससे उसकी शादी की खबर पूरे मोहल्ले में फैल गई। सब उससे चुटकियां ले लेकर ससुराल के बारे में पूछते और वो भी डींगे हाँकती रहती थी। कुछ ढंग तो है नहीं तुझमें, ये रिश्ता कहाँ से मार दिया? दिन भर तो तू यहाँ से वहाँ घूमती रहती है, फिर आखिर तुझे पसंद किसने कर लिया? घर का एक काम भी नहीं आता तुझे तो जरा हम भी तो जाने। जल्दी मत आंटी जी, अपने पेट की बात है। कुछ महीने बाद ही रचना शादी होकर ससुराल आ गई। उस घर में सब कुछ था सिवाय उस आजादी के जो रचना को बहुत प्यारी थी। एक दिन उसने आईने में अपनी शक्ल देखी और पाया कि वो कितना बदल चुकी है। अब जैसे उसके रंग फीके पड़ गए थे। उसे कुछ समझ नहीं आया कि चल क्या रहा है। जब कोई पाबंदी भी नहीं है तो फिर क्या करने खल रही है। शादी के बाद के साधारण इस परिवर्तन ने उसके व्यवहार असाधारण रूप में बदल दिया। अब वो धीरे धीरे पहले से भी ज्यादा मोहब्बत और बदतमीज बनती जा रही थी। दिन भर रचना मोबाइल और टीवी देखा करती थी। कमरे में ही नौकरों से खाने पीने का सामान मंगवाया करती। उसकी सास का खास आदेश था कि बहू को कोई कमी न हो।
अरे रत्ना, तेरी लाइफ तो सेट है यार। मुझे भी ऐसा कोई लड़का मिल जाए तो मेरी लाइफ भी सेट हो जाए। तेरा कोई दीवार है क्या? तुम तो रहने दो, वैसे तो तू रहने दे, नहीं, कोई दीवार नहीं है, और होता भी तेरी शादी तो तेरा कुछ नहीं हो पाता। करवाती। ऐसा क्यों बोल रही है रचना? आखिर हम सहेलियां हैं, एक साथ रहते तो मजा आता ना। रचना ने कहा, नहीं नहीं, तुम्हारे साथ कोई मजा नहीं आता। तेरे साथ ही मजा कम, सजा ज्यादा लगेगा। पता है क्यों? क्योंकि तू इस घर के लायक ही नहीं है। उड़ गया यार, अब चला। मते मते बचा साला छपरी। माना कि तू खूबसूरत है रत्ना, लेकिन इतना घमंड अच्छा नहीं। और खूबसूरती के अलावा तेरे पास है भी क्या? कहीं ऐसा ना हो कि तेरा असली रंग देखकर तेरे ससुराल वाले तुझे घर से निकाल दें। रचना गुस्से में तिलमिलाई उन्हें जाते हुए देख रही थी। उसकी माँ शारदा ने आकर कहा, बेटा समय से पहले खुद को बदल लेना अच्छा है। कारण आप तो रहने ही दो, ये तो यहाँ इसी नहीं है, ऊपर से आप पकड़ पकड़ कर रहे हो। मैं कल ही अपने घर जा रही हूँ। और हाँ, एक बात सुनो माँ, अब मुझे काम करने की बिल्कुल भी आदत नहीं है। एक ना एक दिन सबको ही काम करना पड़ता है बेटा। रचना काम करने के लिए नहीं बनी है माँ, काम करवाने के लिए बनी है। और यहाँ तो एक भी नौकर नहीं है। मैं कल ही घर जा रही हूँ। अमित, आप कल ही मुझे लेने आ जाइए, मुझसे अब रहा नहीं जा रहा है। रच पूरे दिन सजने संवरने और खाने के अलावा कुछ नहीं करती थी। एक दिन एक बुरी खबर आई और पता चला कि अमित की नौकरी चली गई है। बैठे बिठाए अमित घर बैठ गया। कुछ महीने तो चलता रहा, लेकिन फिर तंगी ने पैर पसारने शुरू कर दिए। उसकी सास ने नौकरों को निकाल दिया और रचने से कहा कि अब घर का काम हमें ही करना है बेटा। रचना का मुंह बन गया और उसने अमित से कहा, अमित, ये सब काम वगैरह मुझसे नहीं किया जाएगा। रचना काम करने के लिए नहीं बनी है, पता है ना? तेरे कोई नौकरी ढूंढो, वरना मैं चली। मिल जाएगी दूसरी नौकरी, जल्दी मिल जाएगी, चिंता मत। कुछ दिन के लिए तो रचना शांत रही, मगर जब बिजली का बिल आया तो घर में तमाशा खड़ा हो गया। अमित, अपनी बीवी को कुछ तो समझाओ, सारा दिन एसी चलाकर बैठी रहती है। एसी चलाकर बैठी रहती है। इतना बिल कहाँ से भरेंगे हम लोग? काम भी कुछ नहीं करती है, सारा काम मुझे करना पड़ता है। मुझको सब करना पड़ता है। अब पानी सर से ऊपर चला गया है, कुछ तो हल निकालो। इसका कुछ तो हल निकालो बेटा। आपके घर में तंगी है तो मैं क्या करूँ? मैं गर्मी में मर तो नहीं सकती ना? गर्मी में तो नहीं मर सकती। रत्ना, इतने बुरी हालत में भी तुम साथ देने से रही, ऊपर से माँ से भी ऐसी बात कर रहे हो। तुम्हें तो बस माँ ही प्यारी है, मैं तो चली अपने घर। तुम संभालो अपना घर और अपनी माँ को। माँ, अब मुझे वहाँ जाने को मत बोलना, वो लोग कंगाल हो चुके हैं। इतनी कंगाली में मुझसे रहा नहीं जाएगा। तुम तो जानती हो ना, काम वाम रचना से नहीं होता। ऐसे गरीबी में कौन रह सकता है? हेलो अमित। उसकी माँ ने जब अमित को फोन किया तो उसने सारी बात बताई और शारदा जी सुनकर परेशान रह गई। उन्होंने रचना से कहा, पति का घर ही सब कुछ होता है बेटा, भले जैसा भी हो। कमी तो तुझ में भी है। लेकिन रचना भला कहाँ सुनने वाली थी। वो तो पैर पटकती हुई कमरे में चली गई और सूटकेस एक तरफ रखकर चादर डाल कर सो गई। शाम को उसका मन चाट पकौड़ी खाने का हुआ तो वो बाहर निकली। उसकी सहेलियां नीलू पिंकी ने उसे दूर से ही देख लिया। कब आई महारानी जी ससुराल से? अभी सुबह ही आई हूँ। तुम्हें कुछ काम है क्या? नहीं नहीं। आज तुम वो अपनी बड़ी सी गाड़ी लेके नहीं आई? हाँ, मैंने भी देखा था, तुम ऑटो से आई। हाँ, वो हस्बैंड बिजी थे ना, तो ऐसे ही आ गई। धीरे धीरे एक महीना होने को आया, लेकिन अमित सिर्फ एक बार उसे लेने आया था। उसके बाद उसने कहा कि जब उसे नौकरी मिल जाएगी तभी वो रचना को लेने आएगा। अब शारदा जी परेशान थी कि शादीशुदा लड़की को कब तक घर में रखेंगी। लोग बातें बनाने लगे हैं, किस किस का मुंह बंद करेंगी। पड़ोस की तुम तो कहती थी बड़ा खानदान बहुत पैसा है,
अब क्या हुआ सबका? शारदा जी सबसे तंग आ चुकी थी, लेकिन कुछ नहीं कर पा रही थी। बेटी ससुराल जाने को तैयार ही नहीं थी। इधर रचना की बेफिक्री और खुले खर्चों से भी शारदा जी परेशान थी। रचना रोज उनसे पैसे मांगती थी और बाजार जाकर घूम कर आती। बाहर के खाने पीने में सारा पैसा खर्च कर देती। उन्होंने अमित को फोन किया और सारी परिस्थिति समझाई। उन दोनों ने रचना को सीख देने के लिए एक योजना बनाई। कुछ दिन बाद शारदा जी बीमार हो गई और बिस्तर पर जा लगी, लेकिन रचना ने ध्यान देना तो दूर, उनका ध्यान रखना भी जरूरी नहीं समझा। घर की हालत अब खराब हो चली थी और रचना का ध्यान सिर्फ पैसे से मौज मस्ती करने पर था। किराएदार से किराया लेकर अपने लिए शॉपिंग करना और खाने पर खर्च करती। शारदा जी बिस्तर पर पड़ी खांसती रहती। एक दिन किराएदार भी घर खाली कर चले गए और कमरा खाली पड़ा रहा। अब रचना को खाने के लिए भी लाले पड़ गए थे। ऊपर से बाहर निकलते ही सहेलियों के ताने सुनने पड़ते थे। जहाँ जाती सब लोग उसका मजाक उड़ाते। इन बातों ने उसे घर में रहने पर मजबूर कर दिया था। उसे अमित याद आने लगा था, लेकिन अब किस मुंह से ससुराल वापस जाती। उसने अमित को हमेशा पैसे के लिए ताने दिए थे, उसके साथ जाने से मना कर दिया था। एक दिन उसकी माँ की तबीयत बहुत बिगड़ गई और इलाज के लिए पैसे नहीं थे। ऐसे समय वो पड़ोस के यहाँ गई, पर किसी ने मदद नहीं की और कहा, जा अपने ससुराल वालों से मांग। बहुत रोब दिखाती थी उनका, अब वही देंगे तुझे पैसे। रचना बहुत रोई। कुछ दिनों बाद उसे पता चला कि पिंकी की शादी दहेज की वजह से टूट गई है। रचना से पिंकी का दुख न देखा गया। उसने पिंकी से कहा, अच्छा हुआ ऐसे लोगों के चुंटे बनने से बच गई, वरना गाय बना देते। गाय गाय एक कॉम्प्लीमेंट होता है रचना, सच्ची। बड़ा आई बड़ी बड़ी बातें करने वाली। अब इस बुरे रूप का परित्याग करो बालिके और अपना ही अवतार धारण करो। जो आज्ञा गुरु माता। तुझे अब कैसा लुक चाहिए? ही ही, मैं तो ठीक ही हूँ। ठीक है तो चलो अब काम पे लग जाओ। हा 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 हा। ही। फिर से वही नौटंकी चालू हो गई इन लोगों की। फिर से वही नौटंकी चालू हो गई तुम लोगों की। हाँ, क्योंकि कुछ कहानियाँ सबको सुनाई जानी चाहिए। हाँ, यस। के बाद रचना ने फोन पर मिली सारी वॉइस रिकॉर्डिंग इकट्ठा और महिला आयोग में दहेज प्रताड़ना का केस डाला। साथ ही ये सब उसने अपने YouTube चैनल पर भी डाल दिया। रचना की ये बात पूरे शहर में ऐसे फैल गई मानो सूखे के घोर जंगल में आग लग जाती हो। रचना धीरे धीरे अब फेमस हो रही थी। अब उसे समझ में आने लगा था कि अगर उसने पैसे बर्बाद न किए होते तो आज उसका घर भी नहीं टूटता। उसके अपने ही कारण उसकी गृहस्थी खराब हो गई। वो मन ही मन खुद के लिए रोती। वहाँ अमित आ गया। अरे अमित, आप कैसे आ गए? पैसे। बेटी रचना, अभी भी वक्त है बेटा। जमाई बाबू से माफी मांग लो। ठीक है, माफ कर देता हूँ। वैसे मैं तो ऑटोग्राफ लेने आया था। खैर, रचना, रिश्ते पैसे से ज्यादा जरूरी होते हैं। तुम्हारा घर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। हाँ रचना, लेकिन मेरी नौकरी अभी तक लगी नहीं है। हाँ, अगर तुम चाहो तो हम तुम्हारे हिसाब से रह सकते हैं। ओके, ठीक है। ये हुई ना बात। अब तुम भी इन्फ्लुएंसर बन सकती हो रचना। इंस्टा या यूट्यूब पर लड़कियों को उनके अधिकारों से वाकिफ करा के। पर शुरू में पैसे नहीं आएंगे। कंजूसी से घर तो चला सकती हो ना। ओके। रचना बोली, जैसा आप चाहो। छपरी पंटी तो बात कर ली, अब रचना मेहनत करेगी, कमर तोड़ मेहनत।